गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए पेपर आपका S4, जिसमें आप सभी लोगों को स्वयं के समझ के बारे में पढ़ना और जानना है। इस पेपर के हम गेसिंग क्वेश्चन कराने वाले हैं और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको टोटल जो है 12 से 15 सवाल रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इन सारे सवालों को समझ लीजिए और आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। आपके एग्जाम में 90% सवाल आपके यहीं से आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे निवेदन भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा और हर एक कॉलेज में ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि बिहार के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है, उन सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की बच्चों का बेहतर तैयारी हो सके। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, सबसे पहले यहां पर आपका सवाल आया हुआ है, मैं कौन हूं स्पष्ट करें। देखिए, इसमें जो है स्वयं की समझ के बारे में जानना और पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल ही आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मैं कौन हूं स्पष्ट करें, और ये सवाल का आंसर आपको अपने आप लिखना है, क्योंकि इसका आंसर अगर आप बात करेंगे तो मैं कौन हूं, मैं कुछ भी हो सकता हूं। मैं ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ दूत हूं, मैं ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक आत्मा हूं, मैं बारिश की बूंदे हूं, मैं झरना का पानी हूं। ऐसे कई प्रकार के आप जो है कथन को लिखकर उसको विश्लेषण करेंगे, आखिर समझाएंगे कि मैं बारिश की बूंद हूं, यानी कि मैं अपने आप को बारिश की बूंद की तरह मानता हूं कि मैं जब भी आता हूं, जब भी किसानों के लिए हरियाली लाता हूं। ठीक उसी प्रकार आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से लिखना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं पर्वत हूं, तो पर्वत के बारे में लिखिए। भाई, पर्वत का खासियत क्या है? पर्वत जो है, मैं पर्वत हूं, मैं धूप, पानी, झरना, ये आप जो है हवाओं से बचाता हूं लोगों को। ऐसे करके आप बता सकते हैं मैं अपने आप को पर्वत मानता हूं, क्योंकि मैं जब भी समस्याएं आती है उस समय हम अपने परिवार के लिए डटकर खड़ा रहते हैं, मुकाबला करते हैं। तो इस तरह करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला सवाल यहां पर दूसरा नंबर है, सेल्फ बनाम ईगो में अंतर क्या है? देखिए, सेल्फ कहने का मतलब होता है अपने आप के लिए, ईगो मतलब क्या होता है? अहंकार होता है। देखिए, सेल्फ कहने का मतलब है कि ठीक है भाई, हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आपका जो है ईगो की बात आ जाएगी, वहां पर नहीं चलेगा। ईगो का मतलब होता है, अहंकार होता है कि जी, यह काम केवल मैं ही कर सकता हूं, ऐसी बातें कहीं कहा जाता है तो वो आपका ईगो आ जाता है। लेकिन सेल्फ का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है, मैं ये अपने आप कर लूंगा। यानी कि सेल्फ कहने का मतलब है कि अपने आप पर विश्वास होना, यानी सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने आप पर हमको विश्वास है कि मैं ये काम कर लूंगा। लेकिन वहीं पर अगर ईगो की बात कर लेंगे तो ईगो जो होता है, अहंकार होता है, वह जो होता है अंधकार होता है, समझिए। तो क्योंकि जैसे ही आपके मन में ईगो आ जाएगा, समझिए कि आपका जो है मतलब गिरना शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमें जो है सेल्फ ही रहना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, बट हमको ईगो में नहीं रहना चाहिए। ईगो का मतलब घमंड होता है। जब भी आपके अंदर ईगो आ जाएगा, समझिए कि आपका पतन होने का काम जो है शुरू हो जाएगा। तो ये बातें आप लिख लीजिएगा, सेल्फ बनाम ईगो में अंतर क्या है। कुछ उदाहरण भी दे दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि राम आम खा रहा था, या राम जो है रेस लगाने वाला था, तो राम का कहना था कि यह रेस मैं ही जीतूंगा, तो ये ईगो हो गया। और श्याम था जो कह रहा था मैंने अपनी पूरी तैयारी किया है, हमारी पूरी तैयारी है, हम रेस जीत सकेंगे या जीत जाएंगे। तो उनका सेल्फ है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, लेकिन वो राम जो बोला वो ईगो में बोला। समझ गए? अगला सवाल, आत्म अभिव्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? आत्म अभिव्यक्ति, यानी आत्म अभिव्यक्ति कहने का मतलब होता है सेल्फ, आपका जो है रिस्पेक्ट की बात करता है। तो आत्म अभिव्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? अगर आपका आत्मविश्वास या आत्म अभिव्यक्ति बेहतर होगा, समाज में आपको इज्जत मिलेगी, समाज में लोग आपको अच्छा मानेंगे, हर जगह आपका नाम गूंजेगा। तो ये बातें आप लिख सकते हैं। सेल्फ अभिव्यक्ति, अपने आप के ऊपर डिपेंड भी होना। समझ गए? अगला सवाल है, देखिएगा,
स्वाभिमानी और अभिमानी में क्या अंतर है? देखिए, स्वाभिमानी और अभिमानी में एक ही अंतर है। जैसे आपका यहाँ पर सेल्फ और ईगो था, स्वाभिमानी यानी जो स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वो इज्जतदार व्यक्ति होता है, वो अपने इज्जत के लिए, अपने गरिमा के लिए वो काम करता है बेहतर तरीके से। लेकिन अभिमानी जो होता है घमंड होता है। स्वाभिमानी जो होता है गरीब व्यक्ति को देखते होंगे कि उसके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते हैं, फिर भी वो स्वाभिमान की जीवन जीना चाहता है, यानी इज्जत के जीवन जीना चाहता है। लेकिन वहीं पर आप अब अमीर व्यक्ति को देखेगा, वो अभिमान करता है कि मेरे पास कार है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास जड़ है, जमीन है, तो वो घमंड करता है। तो इसके बारे में आप लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिएगा, समाज से कुछ समझ गए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, एक शिक्षक होने के नाते अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखे एवं अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों का विचार करें। देखिए, एज ए टीचर यानी कि एक शिक्षक होने के नाते अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखिए। अब देखिए, सेल्फ पोर्ट्रेट जो होता है एक प्रकार का फाइल बोलिए या उसको डायरी बोलिए, जिसमें टीचर जो होता है सुबह से लेकर शाम तक उसने क्या किया, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या उसको नुकसान हुआ, क्या क्या काम किया, उस कामों के ऊपर वो ब्यौरा लिखता है। जिससे फायदा क्या होता है वह विश्लेषण करता है, तो उसे पता चलता है कि आज हमें यहां पर ये चीजों में दिक्कत आई या यहां हमारी कमी रही, तो उसको हम दूर कर पाएंगे। तो यहां लिखिएगा, एक शिक्षक होने के नाते अपना सेल्फ पोर्ट्रेट लिखे एवं अपने मजबूत एवं कमजोर पक्ष को लिखे कि हमारा मजबूत पक्ष क्या है, हमारा कमजोर पक्ष क्या है। तो एक टीचर जब अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट लिखते हैं तो अपने पोटेंशियल को भी लिखते हैं और अपने कमियों को भी लिखते हैं, जिससे उनको फायदा होता है कि आने वाले समय में जब वो जानते हैं कि हाँ भाई मुझे इस क्षेत्र में कमी है, तो उस चीज को सुधार करते हैं। चाहे सेल्फ पोर्ट्रेट के अंतर्गत वो अपने बारे में पूरा विवरण लिखते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक उन्होंने क्या किया, क्या गलती हुई उनसे, क्या सही हुआ, उसका विवेचना करते हैं, तब जाकर वो अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। एज ए टीचर आपको पता है कि हमारा मजबूत पक्ष क्या है। हमारा मजबूत पक्ष ये है कि हम बच्चों को साइकोलॉजी ज्यादा पढ़ाते हैं, और यहाँ पर कमजोर पक्ष क्या है कि बाबू मुझे मैथ नहीं आता है। मैं अपनी बात कर लूं तो मुझे गणित हमारा कमजोर है, ये हमारा कमजोर पक्ष हो गया। या मुझे किसी विषय को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, ये भी कमजोर पक्ष हो गया। मेरा मजबूत पक्ष ये है कि हम बच्चों को कठिन से कठिन विषयों को भी आसानी तरीके से बच्चों को समझा पाते हैं, ये हमारा मजबूत पक्ष हो गया। तो ऐसे करके आपको एग्जाम्पल यहां पर देना है। तो ये 5 गो सवाल था जो कि यूनिट 1 से था। एक सवाल यहां पर और है जो देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आत्म अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं और अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व बताइए। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यहां पर बोला गया है आत्म अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। मोटिवेशन क्या होता है? जब हमारे हृदय से किसी काम को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के आवाज आती है या शक्तियों का आना आता है, उसी को हम लोग जो है अभिप्रेरणा कहते हैं। मतलब किसी काम को करने की क्षमता में वृद्धि होना या किसी काम को करने के लिए ललक होना, वो हमारा आत्म अभिप्रेरणा कहलाता है। वहीं पर अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिप्रेरणा आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाहरी अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको क्या करना है। बाहरी अभिप्रेरणा वो होता है जो लोग किसी चीज की प्राप्ति के लिए वो काम करते हैं या किसी चीज को पाने के लिए काम करते हैं, वही आपका बाहरी अभिप्रेरणा कहलाता है। शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व बताइए। तो शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर हमें किसी बालक को बेहतर तरीके से शिक्षा देना है तो सबसे पहले उसके अंतर्गत जो है उस विषय को लेकर, उस शिक्षा को लेकर उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। जब तक बालक मोटिवेट नहीं होगा तब तक वो बेहतर तरीके से शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा। तो शिक्षा में भी जो है अभिप्रेरणा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये बातें समझ गए। अब हम लोग जो है इसके यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपका 2 से 3-4 सवाल है। यहां भी देखिएगा, तो यूनिट 2 की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर आपका पहला जो सवाल पूछा गया था, शिक्षकों की अस्मिता पर एक लेख लिखिए। अब ये देखिए, अस्मिता का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अस्मिता का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। यानी कि शिक्षक की पहचान क्या है उसके ऊपर आपको एगो लेख लिखना है। तो लिख लीजिएगा कि टीचर गुरु का समान होते हैं, भगवान का दर्जा मिला हुआ है, टीचर हमें सही रास्ता दिखाते हैं, अस्मिता उनकी पहचान क्या है, समाज में उनको इज्जत है, प्रतिष्ठा है, लोगों को जागरूक करते हैं, देश के निर्माण में योगदान देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें आप लिख लीजिएगा। अगला है शिक्षक अस्मिता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को चर्चा करें। अब शिक्षक की अस्मिता को क्या कौन प्रभावित करेगा?
भाई शिक्षक की जो पहचान है, शिक्षक की गरिमा है, तो उसको प्रभावित करने का कारक भी बहुत सारे होंगे। चाहे मान लीजिए सही तरीके से उनको विद्यालय नहीं मिलना, सही तरीके से शिक्षण सामग्री न मिलना, सही तरीके से उनको पहचान न मिलना, सही तरीके से उनको बच्चे न मिलना, ऐसे बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। सही समय उपलब्ध ना होना चीजों का, तो ये शिक्षा की अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारक है। अगला दिखेगा, एक आदर्श शिक्षक में कौन कौन से गुण होना चाहिए, ये मुझे बताइए। यानी एक आइडियल टीचर जो होते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो उनके अंदर जो है सबसे पहला जो गुण होना चाहिए, उनका विषय वस्तुओं का ज्ञान। दूसरा, उनको टीचिंग मेथड बेहतर होनी चाहिए। तीसरा, छात्र और बच्चों से उनका अंतःक्रिया यानी प्रेम सद्भावना होनी चाहिए। और उनको पंक्चुएशन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, टाइम पर आने चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, बोलचाल, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व बेहतर होना चाहिए। यह एक जो है आइडियल टीचर की मतलब समझिए तो गुण होता है। अगला है, विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है, स्पष्ट करें। अब देखिए, विद्यालय का संस्कृति हमने आपको पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में। विद्यालय संस्कृति कहने का मतलब होता है कि जब विद्यालय सुबह घंटी लगने से लेकर छुट्टी तक, वो क्या है, एक तरह का विद्यालय का समाज है। और इसमें कई प्रकार की संस्कृति है, जैसे सुबह जाना, लाइन में लगना, प्रेयर करना, लंच होना, छुट्टी होना, लंच होना, गेम भी करवाना, बातचीत करना, विचार करना, मीना मंच, बाल मंच, ऐसे बहुत सारे वहां पर संस्कृति बनाई गई है। तो उन संस्कृतियों को बेहतर बनाने में शिक्षक की योगदान कितना भूमिका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय को बेहतर बनाने में, या विद्यालय के विकास में, या विद्यालय के जो उनका संस्कृति है उसको बेहतर बनाने में शिक्षक का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक ही जो है विद्यालय में काफी परिवर्तन लाता है, समय प्रबंधन लाता है, साथ ही साथ जो है जो चीज की कमी होती है उसको दूर करता है, अपने सभ्यता संस्कृति को वहां पर जागृत करता है। और विद्यालय का माहौल जो है एक भेद युक्त जो है माहौल बनाता है, जहां पर सारे बच्चे एक जैसे हो। तो इससे उनका बेहतर विकास होता है और विद्यालय का संस्कृति का भी विकास होता है, विद्यालय का माहौल भी बेहतर होता है। तो आप ये सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अगला सवाल यहां पर है, कक्षा के भौतिक वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। देखिए, कक्षा के भौतिक वातावरण यानी कक्षा को जो है भौतिक रूप से, यानी जब भी हम पढ़ाते हैं वहां पर केवल किताबी भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपने क्लासरूम को भौतिक वातावरण दे देते हैं, यानी रियल डायग्नोस्टिक दे सकते हैं। जो चीज वो बताएंगे वो रियल करके दिखाएंगे, यानी भौतिक रूप से उस चीजों को उपस्थित करवाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो उसमें भी शिक्षक को बेहतर योगदान होता है, जिसके माध्यम से शिक्षक जब अपने कक्षा में भौतिक वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, छात्र आसानी तरीके से सीखते हैं, और टीचिंग मेथड जो होता है बेहतर होता है, और बच्चे बहुत सारी चीजें जो है कक्षा रूम में अनुभव करके, रियलिस्टिक अनुभव करके वो चीजों को जानते और समझते हैं, और जिसमें शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके बारे में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये आपका यूनिट 2 था। अब हम यहाँ पर यूनिट 3 की बात करेंगे, जो कि आपका लास्ट यूनिट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका लास्ट यूनिट है। तो लास्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, और ये लास्ट यूनिट में भी जो है 2-4 सवाल यहाँ पर देख लीजिए, 4-5 सवाल यहां भी है गेसिंग क्वेश्चन के तौर पर। तो यहां पर आपका पहला सवाल है, अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करने तथा उनके भौतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को समझाइए। यानी कहने का मतलब है ये सवाल आपका जनरल है, देखा जाए तो ये बुक से नहीं बल्कि आपका जनरल सवाल है। कभी कभी पूछता है और बार बार पूछता है कि अपने जीवन लक्ष्यों को विकसित करने के लिए उनके भौतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को समझाइए। मान लीजिए कि हमें जीवन में आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, तो हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, किन किन जो है मतलब आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पड़ी, उसके बारे में आपको बताना है। कैसे हम रास्ता तय किए, कैसे हम अपनी पढ़ाई किए, क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या जो है चीजें आएगी, तब जाकर हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बारे में यहां पर लिखना है। अगला सवाल, शिक्षक अपने कार्यों के विश्लेषण के लिए दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी कैसे लिखेंगे एवं उसका स्वयं की समझ के लिए प्रयोग कैसे करेंगे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। देखिए, रिफ्लेक्टिव डायरी कहने का मतलब होता है कि एक आपका जो है फोटोफोलिया, मानिए टीचर जो होते हैं एक डायरी ले लेते हैं, उस डायरी में अपने दैनिक जीवन में किए हुए संपूर्ण कार्यों को वहां लिखते हैं, जो भी बच्चों से बातचीत करते हैं, जो भी सवाल जवाब करते हैं उसको लिखते हैं, और शाम में एनालिसिस करते हैं कि मैंने आज क्या पढ़ाया बच्चों को, क्या दिक्कत आई, क्या कमियां आई। तो इससे फायदा ये होता है कि टीचर जो होते हैं अपने
ज्ञान को बढ़ावा देते हैं, अपने टीचिंग मेथड में परिवर्तन लाते हैं, क्वेश्चन पूछने के सवालों का जवाब देने में भी और हायर लाते हैं थिंकर। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि स्वयं को समझने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। टीचर अपने आप को भी उस डायरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि आखिरकार आज हम पूरे दिन में जो काम किए इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, अपने बारे में टीचर जान पाएंगे। अगला सवाल, कक्षा कक्ष की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। देखिए, क्लासरूम में बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय भवन में कक्षा कक्ष का ना होना, कक्षा कक्ष रूम में लाइट ना होना, प्रॉपर खिड़की ना होना, बोर्ड का ना होना, टीचिंग मटेरियल नहीं होना, चाहे टीचिंग सामग्री ना होना, बच्चों को बैठने में प्रॉपर जगह ना मिलना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझ में नहीं आना, रियल अनुभव कराने में दिक्कत, ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती है कक्षा क्लासरूम में। आप उसके बारे में लिख लीजिएगा, ये आपका सवाल यहां पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट वाला सवाल जो है वो 10 नंबर में पूछता है मेरे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। उसमें आप पाठ योजना के बारे में देख लीजिएगा, शिक्षक डायरी के बारे में देख लीजिएगा, व्यक्तित्वों के बारे में, विकृत विकास के बारे में और अस्मिता के बारे में देख लीजिएगा। ये 5-6 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपका पेपर S4 जिसमें स्वयं की समझ है, इसमें मुख्य तौर पर आपके 3 सवाल ज्यादातर पूछेगा। पहला अपने आप के बारे में, दूसरा टीचर के बारे में और तीसरा आपको जो है पूछेगा अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में और रिफ्लेक्टिव डायरी के बारे में या अपने परेशानियों के बारे में। तो इसी के साथ ये जो आपका पेपर का गेसिंग प्रश्न है ये खत्म होता है। इसमें ज्यादा सवाल नहीं, 12-13 सवाल ही थे। आप इस सारे सवाल को पूरे बिहार के बच्चों को फैला दीजिए, आप भी पढ़िए, बच्चों को भी शेयर कीजिए। बेहतर से बेहतर सारे बच्चों का रिजल्ट आएगा, मार्क्स आएगा। अगली वीडियो में हम पेपर S5 के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।